हेलो स्टूडेंट्स, हम बहुपद प्रश्नावली पढ़ रहे थे। इसमें आगे का क्वेश्चन है। इसमें हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं 1/x-2 प्लस 2/x-1 बराबर 6/x। ये क्या कह रहा है? गुणनखंड विधि द्वारा निम्न समीकरण का हल कीजिए। गुणनखंड विधि से समीकरण का हल करना है। द्विघात समीकरण होती है, उसके हल करने के तरीके गुणनखंड विधि, द्विघात सूत्र यानी श्रीधराचार्य सूत्र से, और तीसरी विधि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से, और एक। अब ये तीन विधि है, तीन में से हमें गुणनखंड विधि से इस सवाल को हल करना है। इसमें देखो लघुत्तम क्या आ रहा है? लघुत्तम लेना है सबसे पहले x-2 और x-1 का गुणनखंड आएगा। ये दो भिन्न है, इसके बट्टे में x-2, इसमें x-1, दोनों का लघुत्तम, दोनों का गुणनफल आ जाएगा। ठीक है। अब इसका भाग इस लघुत्तम में दोगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा x-1। x-1 को 1 से गुणा करो तो x-1, x-1 से x-1 कट जाएगा, x-2 बचा। x-2 को किससे गुणा करना है? 2 से। 2 से किसको गुणा करना है? x-2 को। 2 को x से गुणा करो तो ये हो गया 2x। 2 को -2 से गुणा करो तो ये हो गया -4 बराबर में क्या है? 6/x। ठीक है। अब ये देखो, यहां x और यहां 2x, तो टोटल कितने हो गए? 3x हो गए। -1 और -4, माइनस के कितने हो गए? 5 हो गए। और बट्टे में ये दो ब्रैकेट बचे हैं ना, इनको आपस में गुणा कर लो। ये पहले ब्रैकेट है, उसमें 2 संख्या है या 2 पद है, दूसरे ब्रैकेट है उसमें भी 2 पद है। तो ये जो पहली है ना, पहला पद है ना, इसको आगे वाले ब्रैकेट के दोनों पदों से गुणा करो। ये x है, इसको x से गुणा करो, x²। ये x है, इसको -1 से गुणा करो, -x हो गया। अब पहले ब्रैकेट का जो दूसरा पद है -2, इन दोनों से गुणा करो। -2 को x से गुणा करो, -2x। -2 को -1 से गुणा करो, +2 को 1 से गुणा करो, 2। ठीक है। बराबर में क्या है? 6/x। अब इनका ना वज्र गुणा कर दो। वज्र गुणा करने पर कैसे करोगे? x को 3x से गुणा करो तो ये हो गया 3x²। x को -5 से गुणा करो, -5x बराबर 6 ना, इसको इससे गुणा करो, 6x²। 6 को माइनस, ये देखो एक साथ करना चाहो तो एक साथ कर दो, -x और -2x, माइनस के कितने हो गए? 3x। -x और -2x, माइनस के 3x हो गए। 3x को 6 से गुणा करो तो -18x, माइनस के 3x, -3 को 6 से गुणा करोगे, -18। 6 को 2 से गुणा करो, 12। ठीक है। अब इनको सबको इस साइड ले आओ, बराबर के इस साइड ले आओ तो ये हो जाएगा 3x² -5x। इसको इस साइड लाओगे तो ये माइनस का हो जाएगा 6x²। माइनस के 18 इस साइड आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, प्लस के 12 इस साइड आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। बराबर में क्या बचा? 0 बचा। ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। अब ये देखो, ये x² का पद है और ये x² का पद है। x² का पद, ये माइनस के 6 और ये प्लस के 3, तो माइनस के 3x² बच गए। ये माइनस के 5x और ये प्लस के 18, तो माइनस के 5 और प्लस के 18 कितने हो गए? प्लस के 13x और -12, ये बच गया, बराबर में 0। अब ये बताओ, पूरी समीकरण में माइनस से भाग कर दो, ये माइनस हटा दो, x² का गुणा करना, उसको माइनस हटा दो। पूरी समीकरण को माइनस से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 3x², ये माइनस का है
प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बराबर में क्या है 0। अब ये बताना है कौन सी विधि से हल कर रहे हैं। अभी तो क्या हुआ है, ये जो दिया हुआ था ना इसको हमने सरल किया, लघुत्तम लघुत्तम ले लिया, फिर वचर गुणा किया, तो अब ये क्या बची, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण बच गई, पहले भी ये द्विघात समीकरण ही थी, इसको हल किया तो ये आ गया इसका सरल रूप। अब इसको गुणनखंड विधि से हल करना है, गुणनखंड विधि से। तो बीच वाला पद है ना इसके दो टुकड़े करने हैं, बीच वाले पद के दो टुकड़े करने हैं, उन दोनों को जोड़ो तब तो आना चाहिए -13, और उन दोनों को गुणा करो तब आना चाहिए 3 को 12 से गुणा करो 36। ये प्लस का है, ये भी प्लस का है। ऐसी दो संख्या बताओ जिनको जोड़ने पर -13 और गुणा करने पर +36। यहां देखो 3 है और यहां कितना है 12, 12 को 3 से गुणा करोगे तो 36 प्लस का आना चाहिए, और यहां -13 है तो जोड़ोगे तो -13। तो यहां मैं एक बार बता रहा हूं, -9 और -4, -9 और -4 -13 हो जाएंगे, -9 और -4 गुणा करोगे माइनस प्लस 9 को 4 से गुणा करोगे 36। अब हमें क्या लिखना है, यहां इनका गुणनखंड करना था तो ये लिख देना 3x² -9x -4x -13x है ना, इसके दो टुकड़े कर रहे हैं, कौन कौन से, -9x -4x प्लस के 12 जैसे है वैसा का वैसा लिख दो, बराबर में क्या है 0 है। ठीक है, अब बीच वाले पद के दो टुकड़े हो गए, दो टुकड़े किस हिसाब से करने हैं वो आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों का गुणा करो 36 और इन दोनों का गुणा करो 36, इन दोनों का गुणा 36 आ रहा है और इन दोनों का गुणा भी 36, इन दोनों का योग -13 आ रहा है और यहां भी -13 है। अब ये जो शुरू वाले दो पद है ना इनमें से कॉमन लेना है, आगे वाले दो पद है इनमें से कॉमन लेना है। इन दो में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें x का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो पहला जो दो पद है उसमें से 3x कॉमन आ रहा है तो ये बचा। ठीक है, आगे वाले जो है ना उसमें से इसमें 4 का भाग जा रहा है, इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, आगे वाले दोनों पद है ना उनमें से -4 कॉमन ले लो तो x -3 बराबर 0। ये -3 कॉमन आ गया, ये 4 है वो कॉमन आ गया तो x बच गया, ये प्लस है इसमें से माइनस कॉमन आ गया, प्लस में से माइनस कॉमन आ गया तो माइनस बचा, 12 में से 4 कॉमन आया तो कितना बचा 3 बचा। अब देखो यहां माइनस कॉमन साथ में क्यों लिया, क्योंकि माइनस कॉमन लेने पर ही ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हो रहे हैं, ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं, इसका मतलब है यहां तक सवाल सही है। अब क्या करोगे, ये दो है ना x -3 तो x -3 कॉमन ले लो, x -3 कॉमन आ गया इस पद में से तो क्या बचा 3x बचा, इसमें से x -3 कॉमन आ गया तो क्या बचा -4 बराबर क्या बचे 0। अब पहला जो गुणनखंड है ना उसको 0 के बराबर ले लो, दूसरा है उसको भी 0 के बराबर, पहला ब्रैकेट 0 के बराबर, ये 3 उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, दूसरा ब्रैकेट 0 के बराबर, 4 उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 3 उस साइड जाएगा तो भाग में, अतः 2 x का मान 2 आ गया, एक तो 3 आ गया और एक आ गया 4/3, x बराबर 3 आ गया और x बराबर क्या आ गया 4/3। x के दो मान आ रहे हैं, अगर द्विघात समीकरण है तो x के दो मान आएंगे, अगर रैखिक समीकरण है तो x का एक मान आएगा, अगर त्रिघातीय बहुपद है तो x के कितने मान आएंगे 3 आएंगे। ये सवाल था।
ये होता है ना, अगर यहाँ बहुपद होता तो हम ये जो है ना अक्स के मान इनको शून्य बोलते हैं, और यहाँ क्या बोलोगे, मूल। ये क्या है, ये दो, ये मूल है। समीकरण होती है तब तो अक्स के जो मान है उनको मूल बोलते हैं, और अन्यथा क्या बोलते हैं, शून्यंक। बहुपद होने पर शून्यंक बोलते हैं। अगला सवाल है, उसमें देखो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। इसमें हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। ये जो द्विघात समीकरण है इसको गुणनखंड विधि से हल नहीं करना है, इसको पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना है। अब देखो पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए क्या करोगे, ये प्लस के 3 उस साइड ले जाओ। पहला काम, x² का गुणांक एकांक होना चाहिए। x² का गुणांक कितना है, 4 है। इसको एकांक करना है, मतलब 1 करना है। तो यहां जितने भी हो ना पूर्ण वर्ग बनाने की जो विधि है उसमें x² का गुणांक कितना है, 4। तो पूरी समीकरण को 4 से भाग करो। समीकरण को 4 से भाग करने पर, क्यों, क्योंकि ये जो x² का गुणांक है वो एकांक करेंगे। हर बार यही नहीं होता है 4 से भाग। यहाँ x² का गुणांक 4 है इसीलिए 4 से भाग कर रहे हैं। यहाँ x² का गुणांक 3 होता है तो पूरी समीकरण को 3 से भाग करते हैं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x² का गुणांक, x² का गुणांक एकांक करने पर। अब एकांक करोगे तो 4 का भाग दोगे, 4 का भाग दोगे प्रत्येक पद में तो ये बचेगा। इसमें 4 का भाग दोगे तो 4 कट जाएगा। दूसरा पद है उसमें 4 का भाग दोगे तो 4 कट जाएगा, √3 बचेगा। तीसरा पद है उसमें 3 है, 4 का भाग दोगे तो 3/4 आ जाएगा। अब ये जो स्वतंत्र पद है, स्वतंत्र पद को उस साइड ले जाओ तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होता तो प्लस का। अब यहां देखो क्या लिखना है, x का गुणांक, x का गुणांक कितना है, इस समीकरण में x का गुणांक कितना है, √3। x का गुणांक √3 है, का आधा। अब इसका आधा करो, √3/2 गया, का वर्ग। अब इसका वर्ग करो, का वर्ग, वर्ग कितना होगा, √3/2 का वर्ग को दोनों ओर जोड़ने पर, दोनों ओर जोड़ने पर वापस देखो, x का गुणांक √3, का आधा √3/2। किसी भी संख्या को आधा करना हो तो उसमें 2 का भाग देते हैं। का वर्ग √3/2 का वर्ग, दोनों ओर जोड़ने पर, तो दोनों पक्षों में जोड़ दो, √3/2 ये वर्ग इस साइड जोड़ दिया, ये माइनस के 3/4 प्लस √3/2 इस साइड भी जोड़ दिया, बराबर के इस साइड √3/2 का होल वर्ग, और ये दोनों ओर जोड़ दिया। अब इसमें एक यहां से लेकर यहां तक एक सूत्र बनेगा, यहां से लेकर यहां तक एक सूत्र बनेगा, कौन सा, a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर। ये सूत्र बन रहा है LHS में, ये सूत्र बन रहा है a², ये तो हो गया a² x प्लस 2ab। यहां इधर प्लस का चिन्ह है ना तो यहां प्लस ले लेना, यहां अगर माइनस का चिन्ह है तो यहां माइनस ले लेना। b² b कितना है, √3/2, और ये स्क्वायर यहां आ गया बराबर, ठीक है क्या। यहां से तो आपको x लेना है, ये x आ गया,
यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस लगा देना, माइनस है तो माइनस, और √3/2, √3/2 ये लगा देना। ये तो हो गया a², ये है b², ठीक है, और इससे बनेगा 2ab। तो यहां से आपको अक्स लेना है, यहां से √3/2 लेना है, यहां से आपको चिन्ह लेना है, और ये जो स्क्वायर है ना ये आ गया। a की जगह क्या लिख दिया, अक्स, b की जगह क्या लिख दिया, √3/2, और ये स्क्वायर ये आ गई। अब इसको हल करो, -3/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। अब ये बताओ और आगे हल करोगे, इस साइड तो क्या हुआ, x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0 बचा। ये माइनस के 3/4 और ये प्लस के 3/4 कट गए। अब इसको आप दो बार लिख सकते हो ना, घात 2 है, ब्रैकेट के ऊपर घात 2 है तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं। ये सेम ब्रैकेट कितनी बार लिख सकते हैं, दो बार। पहला ब्रैकेट है, ये तो गुणनखंड हो गए अभी, गुणनखंड, ये जो दिया हुआ था ना द्विघात समीकरण, इसके गुणनखंड ये हो गए। अब इसको 0 के बराबर रख दो, बारी बारी दोनों को, दोनों गुणनखंडों को 0 के बराबर रख दो। अब ये प्लस के √3/2 उस साइड जाएंगे तो माइनस के √3/2, प्लस के √3/2 उस साइड जाएंगे तो माइनस के √3/2। अतः द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल -√3/2 और -√3/2, दोनों एक जैसे आ रहे हैं, दोनों एक जैसे ही आ रहे हैं। यह सवाल था पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से। पहले अक्स स्क्वायर का गुणांक, एक काम करना है, एक काम करोगे तो अक्स स्क्वायर के गुणा में जो है उसका पूरी समीकरण में भाग देना है, फिर स्वतंत्र पद को उस साइड ले जाना है। उसके बाद में अक्स स्क्वायर, अक्स के गुणांक का आधा का वर्ग दोनों ओर जोड़कर हल करना है। अब इसमें हम एक सवाल ले रहे हैं, √2 अक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। ये सवाल है, इसको है ना श्रीधराचार्य सूत्र से हल करना है। श्रीधर आचार्य विधि से, श्रीधराचार्य विधि से इसको हल करना है। कब, यदि मूलों का अस्तित्व हो। तो इसमें देखो श्रीधराचार्य विधि से तो द्विघात, इसकी तुलना द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से, किसकी, ये ऊपर द्विघात समीकरण दी हुई है, इसकी तुलना द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। अब तुलना किस प्रकार करोगे, अक्स स्क्वायर का गुणांक a है और यहाँ अक्स स्क्वायर का गुणांक √2 है, तो ये हो गया a बराबर √2। यहाँ अक्स का गुणांक b है और यहाँ अक्स का गुणांक 7 है, तो b बराबर हो गया 7। यहाँ स्वतंत्र पद c है और यहाँ स्वतंत्र पद है 5√2। स्वतंत्र, यहाँ अक्स स्क्वायर का गुणांक a √2, यहाँ अक्स का गुणांक b, यहाँ 7, यहाँ स्वतंत्र पद c, यहाँ 5√2। अब हमें विविध चर जो d होता है बराबर होता है b² - 4ac, ये ज्ञात करना है। विविध चर का सूत्र होता है b² - 4ac। अब b की जगह क्या लिखोगे, 7 ऊपर स्क्वायर -4, a की जगह क्या लिखोगे, √2, और c की जगह क्या लिखोगे, 5√2। b की जगह 7 ऊपर स्क्वायर, a की जगह √2 और c की जगह 5√2। 7 का स्क्वायर 49, √2 को √2 से गुणा करो 2, 2 को 5 से गुणा करो 10,
10 को किससे गुणा करोगे? 4 से। कितना हो गया? 40। अब ये कितना बचा? 9। देखो √2 को √2 से गुणा किया 2, 2 को 5 से गुणा करो 10, 10 को गुणा करो 4 से 40, इनको घटाया तो कितना बचा? 9। अगर चूंकि b² - 4ac है, ये जो उत्तर है ना, ये 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। b² - 4ac का उत्तर 9 आया है, ये 9 है वो 0 से बड़ा है या फिर 0 है, यहां 0 आए तब भी मूलों का अस्तित्व है। अतः मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। अगर यहां माइनस की संख्या आती ना, यहां माइनस की संख्या आती, तब हम लिखते हैं कि मूलों का अस्तित्व नहीं है और सवाल को यहीं पर छोड़ देते, आगे हल नहीं करते। अब हमें आगे हल करना है किस विधि से? श्रीधराचार्य विधि से। श्रीधर आचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य विधि, इसका दूसरा नाम है द्विघात सूत्र विधि। सूत्र विधि, द्विघात सूत्र विधि, ठीक है ना। अब ये जो द्विघात समीकरण है वो अक्ष में है ना, तब तो आपको सूत्र अक्ष के बराबर लिखना है, और अगर y में है तो y बराबर लिखना है -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा 2a। ये होता है द्विघात सूत्र। अगर ये द्विघात समीकरण y में होती तो ये सूत्र y के बराबर होता, z में होती तो सूत्र z के बराबर होता। अक्ष बराबर माइनस b की जगह क्या लिखोगे? 7, तो यहां 7 लिख दो, प्लस माइनस √b² - 4ac, जो रूट के नीचे है उसको हमने पहले से हल कर रखा है। देखो b² - 4ac, इसको हमने हल किया तो कितना आया? 9। दोबारा मान रखकर हल मत करना, करोगे तो उत्तर 9 ही आएगा, टाइम ज्यादा लगेगा, कैलकुलेशन वापस करनी पड़ेगी, इतना पूरा काम। तो b² - 4ac की जगह ये 9 ही लिख दो डायरेक्ट। इसको हमने रूट के नीचे ने, इसको हमने पहले हल कर लिया, बटा 2a। a की जगह क्या लिखोगे? √2। अक्ष बराबर -7 प्लस -7 प्लस -9, 9 पर रूट है यानी 9 का वर्गमूल करोगे कितना आएगा? 3 आएगा, बटे में 2√2 है। अब एक बार तो आपको धनात्मक चिन्ह लेना है, धनात्मक चिन्ह लेने पर, अब धनात्मक चिन्ह लोगे तो क्या होगा? x बराबर -7 प्लस 3 बटे 2√2। ये प्लस वाला यहाँ प्लस का भी चिन्ह है और माइनस का भी है, हमने माइनस वाला छोड़ दिया, प्लस वाला ले लिया। x बराबर ये कितने बचे? -4 बटे 2√2। इसको हल करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 से ये 4 है वो 2 से कट जाएगा कितनी बार? 2 बार, तो -2 बटे √2। 2 का भाग इस 4 में 2 बार जाएगा, तो 2 बचा ऊपर माइनस का, बट्टे में √2। 2 से √2 काटोगे ना तो माइनस के √2 आएंगे। 2 से √2 काटोगे ना तो ऊपर √2 बचेगा, इन दोनों को काटोगे ना तो यहां √2 बचेगा, ठीक है। अब क्या लेना है? ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर यहां प्लस है उसको भूल जाओ, माइनस का चिन्ह ले लो, ठीक है। प्लस वाला छोड़ दो, माइनस वाला ले लो, तो x बराबर बचा -10 बटे 2√2। माइनस के 7 और माइनस के 3, माइनस के 10 हो गए। अब 2 से 10 कितनी बार कट रहा है? 5 बार, बट्टे में कितना है? √2। 2 से 10 है वो 5 बार कट गया, ये माइनस, बट्टे में कितना है? √2। अब √2 हटाना चाहो तो अंश और हर को √2 से गुणा कर लेना, या इतना ही छोड़ दो। अतः 2 शून्य, एक तो ये हो गया -√2 और ये हो गया -5√2।
ये सवाल था श्री द्रोणाचार्य सूत्र विधि से। तो हमने गुणनखंड विधि पढ़ ली, गुणनखंड विधि पढ़ ली, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से द्विघात समीकरण का हल करना पढ़ लिया, और द्विघात सूत्र से तीन विधियां पढ़ ली है। द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां पढ़ चुके हैं। इसमें देखो दो संख्याओं के दो ऐसी क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। तो दो क्रमागत माना, दो क्रमागत यानी लगातार क्रमागत विषम और धनात्मक पूर्णांक विषम धनात्मक संख्या है। देखो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक लेने जिनके वर्गों का योग 290 है। दो संख्या लेनी है, लगातार होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए और प्लस की होनी चाहिए। तो मान लो अक्ष है वो विषम है, अक्ष है वो विषम है, तो अक्ष के बाद में अक्ष है, अक्ष के बाद में क्या आता है, अक्ष प्लस 1 आता है, इसके बाद में क्या आता है, अक्ष प्लस 2 आता है, अक्ष प्लस 3 आता है। ऐसे तो होता है अक्ष के बाद अक्ष प्लस 1, फिर अक्ष प्लस 2, फिर अक्ष प्लस 3। अब इसको हमने विषम मान लिया, तो ये क्या होगी, विषम। क्यों, ये विषम है तो इसके बाद एक संख्या सम आती है, फिर विषम आती है, फिर सम आती है और फिर विषम आती है। अगर इसको विषम मान लिया तो ये 3 संख्याएं हैं, ये तीनों क्या है, विषम है। विषम फिर सम, सम को छोड़ना है, फिर विषम फिर सम। तो कितनी लेनी है, 2 लेनी है। तो हमने एक तो अक्ष ले ली विषम और एक होगी अक्ष प्लस 2। अब ये मत सोचना कि प्लस 2 है तो ये विषम कैसे होगी, हो सकती है विषम। अगर आप इसको सम मानोगे, इसको क्या मानो, सम, तब ये विषम हो जाएगी और ये सम हो जाएगी, ये विषम हो जाएगी, ये सम हो जाएगी। अगर आपको पूछे ना दो क्रमागत सम धनात्मक संख्या है, तब आप ये ले सकते हो। दो क्रमागत विषम धनात्मक संख्या है, तब भी आप ये ले सकते हो। क्यों, क्योंकि बीच में एक संख्या छोड़ दी ना, ये सम है तो ये विषम होगी और ये सम। अगर ये विषम है तो ये सम होगी और ये विषम होगी। दो क्रमागत विषम धनात्मक विषम होनी चाहिए और प्लस की होनी चाहिए। और क्रमागत, क्रमागत का मतलब अगर ये 3 है, 3 के बाद में क्रमागत 7 है, फिर 9, ये क्रमागत विषम है, 3 5 7। अब ये कह रहा है इनके वर्गों का योग। तो पहली संख्या है इसका वर्ग करो, ये रहा। दूसरी संख्या है इसका वर्ग करो, तो दो पद है तो ब्रैकेट पर आएगा वर्ग, फिर इनका योग करो, प्लस का लगा दो, बराबर में लिख दो 290। पहली संख्या अक्ष है, इसका वर्ग कर दिया। दूसरी संख्या अक्ष प्लस 2 है, इसका वर्ग करोगे तो ब्रैकेट लगाकर वर्ग होगा। क्यों, इसमें 2 पद है, फिर दोनों का योग करो तब बराबर में 290 आएगा। ये दिया हुआ है। दोनों विषम धनात्मक संख्या है, उनका वर्ग करके योग करना है, फिर 290 आएगा। अब इस ब्रैकेट में सूत्र लगाओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 ए बी बराबर 290। ए स्क्वायर अक्ष का स्क्वायर, बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, ये सूत्र में ए अक्ष, बी किस गए 2। अब अक्ष स्क्वायर और अक्ष स्क्वायर कितने हो गए, 2 अक्ष स्क्वायर, 2 गुणा 2 4 और अक्ष 4 अक्ष प्लस 4 बराबर 290। अब 290 इस साइड ले आओ, 290 उस साइड, इस साइड लाओगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा अक्ष 4 अक्ष, ये 4 है, इसके साथ अक्ष नहीं है। 290 इस साइड आएगा माइनस का। अब ये दोनों घटेंगे, क्यों, दोनों स्वतंत्र पद है ना, इनको घटाओ तो माइनस 286 बराबर में क्या बचा 0।
अब इसको और ज्यादा हल करना चाहो, और ज्यादा सरल करो, तो देखो इस पूरे में 2 का भाग जा रहा है, इस समीकरण को सरल कर लो ताकि आगे हल करो उसमें भी दिक्कत ना हो। इस पद में 2 का भाग जा रहा है तो x स्क्वायर बचा, इसमें 2 का भाग जा रहा है तो 2x बचा, इसमें 2 का भाग जा रहा है तो 143 बचा, बराबर में क्या बचा 0। अब है ना आपको इसको हल करना है किस विधि से, या तो द्विघात सूत्र से या कर लो पूर्ण वर्ग विधि से, या कर लो गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से 3 विधियां मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, तीनों में से जो आपको अच्छी लगे उस विधि से इस समीकरण को हल करके अक्स का मान निकाल लेना, और जितना अक्स का, एक अक्स का मान लो प्लस का मान आ गया और एक माइनस का आ गया, तो उसमें से माइनस वाला छोड़कर यहां अक्स है ना, इसकी जगह इसका मान रखना है, यह अक्स है इसकी जगह अक्स के 2 मान आएंगे। क्यों? क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, अक्स के जो उत्तर है ना उनको बारी बारी इन्हीं में रख देना, इसकी जगह रख देना, इसकी जगह, तो आपके पास वो 2 क्रमांकित विषम धनात्मक संख्याएं आ जाएगी। आगे ये सवाल आपको ही हल करना है। अगला क्वेश्चन, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो दोनों संख्या ज्ञात करो। माना 2 संख्याएं x और y है, ये कह रहा है इनमें छोटी संख्या, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो मान लो ये बड़ी संख्या x का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग माइनस कितना है 45, ये दिया हुआ है। ये शरत दी हुई है फर्स्ट, शरत फर्स्ट क्या दी हुई है, ये कह रहा है कि दोनों संख्याएं हैं उनका वर्ग करो, फिर उनका अंतर यानी उनको घटाओ, तब आपके पास 45 बचेंगे। तो एक संख्या x है उसका वर्ग किया x स्क्वायर, दूसरी संख्या y है उसका वर्ग किया y स्क्वायर, फिर दोनों का अंतर यानी माइनस, ये माइनस किया, तब आपके पास 45 होगा। ये शरत है वो दी हुई है समीकरण 1 शब्दों में दी हुई है, ठीक है ना। आगे देखो, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। अब छोटी संख्या कौन सी है, यहां देखो समीकरण 1 से पता चल रहा है x स्क्वायर में से y स्क्वायर घट रहा है, इसका मतलब बड़ी संख्या x स्क्वायर है, छोटी संख्या का वर्ग, शरत सेकंड, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या x का 4 गुना है, छोटी संख्या y है का वर्ग ऊपर वर्ग किसके बराबर है, बड़ी संख्या x, इसको 4 से गुणा करोगे, बड़ी संख्या को 4 से गुणा करोगे तो छोटी संख्या का वर्ग प्राप्त होगा। ये भी समीकरण 2 दे दो इसको, ये भी हमें दिया हुआ है। अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर रखो x स्क्वायर माइनस ये y स्क्वायर है ना, y स्क्वायर की जगह 4x लिख सकते हैं समीकरण 2 की सहायता से, y स्क्वायर बराबर 4x, तो y स्क्वायर की जगह 4x लिख दो बराबर 45, ये 45 इस साइड ले आओ, किसके हो जाएंगे माइनस के, बराबर में क्या बचा 0। अब ये जो द्विघात समीकरण है इसको आपको हल करना है, पूर्ण वर्ग विधि से कर लेना, श्रीधराचार्य सूत्र से कर लेना, या फिर गुणनखंड विधि से कर लेना, वो आपकी इच्छा है। आगे का सवाल आपको ही हल करना है। द्विघात समीकरण बन गई, 3 विधियां पहले बता चुका हूं, उनमें से कर लेना। सोलह को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित कीजिए, 16 के 2 टुकड़े करने हैं।
इस प्रकार विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का दोगुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। तो माना बड़ा भाग कितना है, x है, तो छोटा भाग कितना होगा, तो छोटा भाग 16 के दो टुकड़े करने हैं, 16 के दो टुकड़े करने हैं, एक टुकड़ा x हो गया, तो दूसरा टुकड़ा कितना बचा, 16 माइनस x। जैसे मान लो 13 है, 13 के दो टुकड़े करने हैं, एक टुकड़ा 9 हो गया, तो 13 में से 9 घटाओ तो दूसरा टुकड़ा कितना बचा, 4। 20 है, 20 के दो टुकड़े करने हैं, एक टुकड़ा आपने ले लिया 7, तो दूसरा टुकड़ा कितना बचा, 13। उसी प्रकार 16 के दो टुकड़ों में से एक टुकड़ा हमने x ले लिया, तो दूसरा बच गया 16 माइनस x, 16 माइनस x। ठीक है ना। अब बड़ा आप अपने, ये जरूरी नहीं है, इसको छोटा ले सकते हो, इसको बड़ा ले सकते हो, इसको बड़ा लिया तो इसको छोटा ले सकते हो, उसमें आपके कोई मिस्टेक नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो ले लेना। अब शर्त क्या दी हुई है, शर्त दी हुई है बड़े भाग का वर्ग, ये रहा बड़ा भाग, बड़े भाग x का वर्ग का दो गुना, तो इसको 2 से गुणा कर दो, छोटे भाग के वर्ग, छोटा भाग का वर्ग से 164 अधिक है, से 164 अधिक है, ये हो गया। ये शर्त है हमें दी हुई है, ये किताब में दिया हुआ है, बड़े भाग के वर्ग का दो गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। बड़ा भाग x का वर्ग, ऊपर दो लगा दी, का दुगुना, दुगुना करोगे तो 2 से गुणा करोगे, किसके बराबर है, छोटे भाग का वर्ग, छोटा भाग 16 माइनस x है, इसका वर्ग करोगे तो यहाँ 2 आ जाएगी, से 164 अधिक है, तो यहाँ आ गया 164। इसको 164 इस साइड में जोड़ देना, क्यों, 164 तो पहले ये दिखता, अगर आप 164 जोड़ दिए तो ये बराबर रहे होंगे, ये और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इस साइड में जोड़ोगे ना तभी दोनों और क्या होगा, बराबर होगा। अब इसको हल करो, 2x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 16 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 164, 16 का स्क्वायर b x का स्क्वायर माइनस, ये माइनस है, माइनस 2ab, कौन सा सूत्र लगाया है, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये सूत्र लगाया। x स्क्वायर बराबर 16 का स्क्वायर 256, x स्क्वायर माइनस 16 दूनी 32 प्लस 164, ठीक है ना। 16 को 2 से गुणा किया 32, 32 को x से गुणा किया 32x प्लस 164। अब इनको इस साइड ले आओ, टोटल को, ये प्लस का स्क्वायर इस साइड आएगा तो माइनस का, ये माइनस का 32x इस साइड आएगा तो प्लस का, ये 256 इस साइड आएंगे तो माइनस के, 164 इस साइड आएंगे तो माइनस के, बराबर में क्या बचा, 0। x स्क्वायर इस साइड है माइनस का, ये माइनस का है 32x इस साइड है प्लस का, 256 इस साइड है माइनस का, 164 इस साइड है माइनस का। अब 2x स्क्वायर है, उसमें से x स्क्वायर घटा दो, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटा दो, x स्क्वायर बचा प्लस 32x। अब ये माइनस का, ये भी माइनस का, तो माइनस के और ज्यादा हो जाएंगे, 6 4 10, 5 और 6 11, एक हासिल 12, 2 और 1 3 और 1 4 बराबर में 0। अब दी बात समीकरण बन गई, इसको हल आपको ही करना है, कौन सी विधि से करो वो आपकी इच्छा है, ठीक है। आगे वाले सवाल देखो, मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करनी होती है वो मैंने आपको श्रीधराचार्य विधि में बताई थी।
एक सवाल ले रहे हैं, अक्स स्क्वायर माइनस 2 k प्लस 1 अक्स प्लस k स्क्वायर बराबर 0। इसमें k का मान ज्ञात करना है। निम्न द्विघात समीकरण में k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके मूल वास्तविक एवं बराबर हो। इसमें k का मान ज्ञात करना है। k के आगे मैं प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा हूं। k का मान ज्ञात करना है। अब इसकी तुलना करो, इसकी तुलना द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करो। ये ऊपर दी हुई है ना, इसकी तुलना द्विघात के व्यापक समीकरण से करो। x स्क्वायर के गुणा में a है, या x स्क्वायर के गुणा में क्या है 1 है। x स्क्वायर के गुणा में a है, या x स्क्वायर के गुणा में 1 है, या x के गुणा में b है, और या x के गुणा में क्या है -2k प्लस 1। x के गुणा में क्या है -2k प्लस 1। यहां माइनस का चिन्ह हो तो वो साथ में ही लेना है। यहां स्वतंत्र पद c है और यहां स्वतंत्र पद क्या है k स्क्वायर है। अब दिया हुआ क्या है द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर है, वास्तविक एवं बराबर है। और द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर होना तो विविध चर b स्क्वायर है ना, विविध चर d वो किसके बराबर होता है 0 के। तो d बराबर d की जगह क्या आता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। मतलब ये कंडीशन हमें फिलहाल दी हुई है। ये लाइन दे दी ना द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं बराबर है, तब आपको b स्क्वायर माइनस 4ac है वो 0 के बराबर लेना है। अगर यहां ये लाइन होती ना द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न है, तब आप ये लेते b स्क्वायर माइनस 4ac है उसका मान बड़ा है किससे 0 से। अगर इसकी जगह ये लाइन होती द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक है, तब आप ये लेते b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तीन स्थितियां होती है, मूल वास्तविक एवं बराबर हो तब तो ये होगा b स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 के बराबर होगा। मूल वास्तविक एवं भिन्न भिन्न हो तब b स्क्वायर माइनस 4ac वो बड़ा होगा। तीर का खुला मुंह b स्क्वायर माइनस 4ac की तरफ है, इसका मतलब ये बड़ा होगा किससे 0 से। मूल काल्पनिक है तब इसका मान छोटा होगा किससे 0 से। तीन कंडीशन है जिसमें हमें वास्तविक एवं बराबर दिया हुआ है, इसीलिए ये कंडीशन ली है। अब मान रखो b की जगह क्या रखोगे, b की जगह रखोगे -2k प्लस 1 और ये b का स्क्वायर यहां आ गया। b की जगह रख दिया -2k प्लस 1 और ये b पर स्क्वायर है वो यहां गई -4a। a की जगह क्या रखोगे 1 और c की जगह क्या लिखोगे k स्क्वायर बराबर में क्या है 0। अब ये जो स्क्वायर है ना इस पूरे ब्रैकेट के ऊपर है तो ये माइनस है उसका स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और इस ब्रैकेट की भी ये स्क्वायर है, इस ब्रैकेट की स्क्वायर ये 2 है। तो आप इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4k स्क्वायर बराबर 0। देखो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 a प्लस b का यहां ये घात 2 है तो ये ब्रैकेट की भी घात 2 है, तो इस दो ब्रैकेट में a प्लस b का होल स्क्वायर का सूत्र a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 4 को 1 से गुणा करो 4 और उसको k स्क्वायर से गुणा करो 4k स्क्वायर। अब ये जो 4 है इसको अंदर गुणा कर दो, ब्रैकेट के बाहर ना इसको अंदर गुणा करो, 4 को k स्क्वायर से गुणा करो 4k स्क्वायर।
4 को 1 का स्क्वायर 1 से गुणा करो 4, 4 को 2 से गुणा करो 8, 8 को k से गुणा करो 8 k को 1 से गुणा करो तो ये हो जाएगा 8k माइनस 4k स्क्वायर बराबर में क्या बचा 0। ब्रैकेट के बाहर 4 है ना, इसको हम ब्रैकेट के अंदर जितनी भी संख्या है बारी बारी से सभी से गुणा करेंगे। 4 को k स्क्वायर से गुणा 4k स्क्वायर, 4 को 1 से गुणा 4, 4 को 2 से गुणा 8 गुणा k 8k और माइनस 4k स्क्वायर। ये प्लस के 4k स्क्वायर और ये माइनस के 4k स्क्वायर कट कर 0 हो गए। यहां कितना बचा, यहां बचा 8k प्लस 4 बराबर 0। अब ये 4 उस साइड ले जाओ, किसके हो जाएंगे माइनस के। उसके बाद में ये 8 उस साइड ले जाओ तो माइनस के 4/8 तो k बराबर हो जाएगा -1/2। इससे ये कट है कितनी बार 2 बार। तो ये सवाल हो गया, ये तो कट गए माइनस और प्लस के और ये कितने बचे 8k प्लस 4 बराबर 0। 4 उस साइड ले जाओ माइनस के, ये गुणा में भाग में तो k का मान कितना आया -1/2। आगे एक क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें हम क्वेश्चन ले रहे हैं ux दिया हुआ है 24 गुणा 6x की घात 4 माइनस x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर। ये तो है ux। क्या कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों के महत्तम समापवर्तक याद कीजिए। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। अब यहां व्यंजक दिए हुए हैं, पीछे जितने भी आप 6ठी क्लास में 7वीं क्लास में पढ़ते थे तो वहां ऐसे संख्याएं दी हुई थी 24 और 8। 24 और 8 का महत्तम समापवर्तक याद करो, लघुत्तम समापवर्तक याद करो, तब आप गुणनखंड विधि से हल कर लेते थे। वही गुणनखंड विधि इसमें लगाना है। इसमें क्या आ रहा है, इसमें साथ में अक्स आ गया, व्यंजक अक्स आ गया, y के रूप में आ गया, t के रूप में आ गया। तो इनका कैसे करोगे वो देखो। ux है वो पहला व्यंजक है, वो हमने ux मान लिया। पहला व्यंजक है उसको हमने ux मान लिया। अक्स के रूप में, अक्स के पदों में है तो यहां अक्स ले लिया। अब इनका गुणनखंड करो, पहले व्यंजक का गुणनखंड करो। 24 को तो एक बार ऐसा कैसा रख लो। यहां देखो ये चतुर्थघाती समीकरण है, अक्स की अधिकतम घात 4 है तो चतुर्थघाती समीकरण है। इन तीनों पदों में से अक्स की घात 2 है वो कॉमन आ रहा है। अक्स की घात 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो। तो यहां 6 बच गए, अक्स की घात 2 बच गई, अक्स की घात 1 बच गई और यहां अक्स की घात 4 थी, अक्स की घात 2 कॉमन आ गई तो क्या बची अक्स की घात 2 बची। यहां अक्स की घात 3 थी, उसमें से अक्स की घात 2 कॉमन आ गई तो 1 बची। यहां अक्स की घात 2 ही थी, दोनों बाहर आ गई तो यहां अक्स की घात 0 बची। अब ब्रैकेट के अंदर आप ध्यान से देखो, द्विघात बहुपद है, ब्रैकेट के अंदर द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद के गुणनखंड हम पहले कर चुके हैं पिछले वीडियो में, उसी तरीके से करना है। जोड़ो या घटाओ तब तो माइनस का 1 आना चाहिए, गुणा करो तब माइनस के कितने आने चाहिए 12। 6 को -2 से गुणा करो, माइनस के 12 और बीच में कितना है माइनस का 1, गुणा करो तब तो आना चाहिए माइनस के 12, जोड़ो तब आना चाहिए माइनस का 1। तो ऐसी दो संख्याएं माइनस के 4 और प्लस के 3 है, इन दोनों को जोड़ो तो -1 बचेगा, इन दोनों को गुणा करो तो माइनस के 12 बचेंगे। बीच वाले पद के 2 टुकड़े करने हैं, -4 और 3, तो 6x स्क्वायर -4x प्लस 3x -2 कर लिए ना। ये बच रहा है, ये बच रहा है ux बराबर 24x स्क्वायर। इन दोनों पदों में से क्या कॉमन आ रहा है
2x कॉमन आ रहा है। पहले वाले दो पद है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 2x कॉमन आ रहा है। 6 में से 2 कॉमन आया 3, x की घात 2 में से x कॉमन आ गया तो 1x बच गया, माइनस 4 में से 2 कॉमन आ गया 2 और ये x कॉमन आ गया तो ये नहीं बचेगा। इन दोनों में से 1 कॉमन आ रहा है तो 3x माइनस 2 बचेगा। ठीक है, अब यहां दो पद है, इनमें से वापस क्या कॉमन आ रहा है? ये दो पद है, इन दोनों पदों में 3x माइनस 2 इन दोनों पदों में 3x माइनस 2 एक जैसे है तो ये हमने कॉमन ले लिया। इस पद में से ये ब्रैकेट कॉमन आ गया तो 2x बचा। इस ब्रैकेट में से ये ब्रैकेट कॉमन आ गया तो यहां क्या बचा? 1 बचा। अब ux के गुणनखंड हो गए। 24 के गुणनखंड क्या होते हैं? 24 के गुणनखंड ऐसे कर लेना, 24 में 2 का भाग दो 12 बार, 12 में 2 का भाग दो 6 बार, 6 में 2 का भाग दो 3 बार और 3 में 3 का 1 बार। तो 24 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 और गुणा x स्क्वायर है और गुणा 3x माइनस 2 गुणा 2x प्लस 1। जो हमें व्यंजक ux दिया था उसका हमने यहां x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद में ब्रैकेट में जो बचा वो द्विघात बहुपद बचा। द्विघात बहुपद का गुणनखंड कर लिया, ये आया। अब पूरे ux का गुणनखंड ये हो गया। ये हमें ux दिया हुआ था तथा अब हमें vx लेना है। vx है वो दिया हुआ है 20, फिर है गुणा में 6x की घात 6 प्लस 3x की घात 5 प्लस x की घात 4, ये दिया हुआ है vx। अब इसका भी गुणनखंड उसी तरीके से करना है जैसे इसका किया है। तो vx बराबर 20, इनमें से क्या कॉमन आ रहा है? ब्रैकेट के अंदर ध्यान से देखो, प्रत्येक पद में x की घात 4 कॉमन आ रहा है तो यहां x की घात 4 कॉमन ले लिया। पहले पद में से x की घात 4 कॉमन आ गया तो ये 6 बच गया। x की घात 6 थी उसमें से x की घात 4 कॉमन आ गई तो x की घात 2 बची, प्लस 3 बच गया। x की घात 5 थी उसमें से x की घात 4 कॉमन आ गई तो x की घात कितनी बची? 1 ही बची। यहां x की घात 4 थी वो कॉमन आ गई तो इसकी जगह क्या बचा? 1 बचा। और आगे हल करो, 20 x की घात 4। अब इस ब्रैकेट में जैसे यहां टुकड़े किए थे ना बीच वाले पद का, x का जो गुणांक है x है ना, इसके 2 टुकड़े करने हैं। तो आपको इस बार टुकड़े किस हिसाब से करना है? जोड़ो या घटाओ, तब तो 3x आने चाहिए। जोड़ो तो कितने आने चाहिए? 3x प्लस के, गुणा करो तो कितने आने चाहिए? 6। तो ऐसी दो संख्या बताओ कि जोड़ो तो 3 आना चाहिए और गुणा करो तो 6 आना चाहिए। कैसे करोगे? इसके गुणनखंड यही होंगे, इतना ही होगा। ऐसी कोई संख्या नहीं है जिनको जोड़ो तब तो प्लस का 3 आए और गुणा करो तब कितना आना चाहिए? 6। तो ये जितना है उतना ही लिख दो, इसके और आगे गुणनखंड नहीं होंगे। पूरा का पूरा गुणनखंड यही है। vx बराबर 20 को क्या लिख सकते हो? 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 5 गुणा x की घात 4 गुणा 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ux ये दिया था, इसका गुणनखंड किया तो ये बचा। 20 के गुणनखंड ये 2 गुणा 2 गुणा 5, x की घात 4 गुणा ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है, ऐसा कैसा लिख दो। क्यों? इस हिसाब से 20 वाले पद को तोड़कर करोगे तो नहीं होगा। अब क्या याद करना है? ux और vx का एलसीएम और HCF ज्ञात कर लो पहले। लघुत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करोगे? ये तो है ux, ये रहा, इसमें देखना है अब आपको, और ये है vx,
इसको देखना है। अब ये बताओ, यहां एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं, 2 कितनी बार है? 2 3 बार है। और यहां तो Vx में 2 कितनी बार है? 2 बार। तो जो कम है ना वो लेना है। इसमें तो Ux में 2 है वो 3 बार है, Vx में 2 है वो 2 बार है। कम किस में है? Vx में। कम Vx में है कितनी बार? 2 बार। तो 2 × 2 ले लो। फिर 3, इसमें 3, Ux है उसमें 3 एक बार है, Vx है उसमें 3 है ही नहीं है ना। तो कम किस में है? इसमें एक बार है, इसमें है ही नहीं। तो कम Vx में है कितनी बार? 0 बार। तो ये नहीं लेना है, 3 नहीं लेना है। फिर इसमें 5 है, Vx में 5 है कितनी बार? 1 बार। Ux में 5 है क्या? नहीं है। तो कम किस में हुआ? इसमें हुआ कितनी बार? नहीं बार। तो नहीं लेना है। Ux में x की घात कितनी है? 2। Vx में x की घात कितनी है? 4। तो कम किस में है? Ux में। x की घात 2 या x की घात 4। तो ये कम है ना, तो ये लेनी है, कम वाली लेनी है। उसके बाद में इसमें x - 2 है, एक बार है ना ये ब्रैकेट, इसमें है ही नहीं तो नहीं लेना है। इसमें 2x + 1 है, इसमें नहीं है तो नहीं लेना है। और इसमें ये ब्रैकेट देखो 6x² + 3x + 1 है, एक बार। ऊपर वाले में नहीं है तो नहीं लेना है। HCF कितना हो गया? HCF हो गया 4x²। अगर इसी सवाल का आपसे एलसीएम पूछे, लघुत्तम समापवर्तक पूछे, तब आपको क्या करना है? तब आपको ये देखना है ज्यादा बार वाला लेना है। इस बार एलसीएम में जो ज्यादा बार आए हुए होते हैं ना उनमें से लेते हैं। यहां 2 देखो कितनी बार है? 3 बार। और यहां 2 कितनी बार है? 2 बार। तो ज्यादा किस में है? इसमें कितनी बार? 3 बार। तो ये 3 बार ले लो। यहां 3 है वो 1 बार है, यहां नहीं है तो ज्यादा इसमें है ना, कितनी बार है? 1 बार। तो ये 3 ले लो। इसमें 5 है वो कितनी बार है? 1 बार। इसमें नहीं है, ज्यादा किस में है? इसमें है, 1 बार है तो ये 5 ले लो। फिर इसमें x की घात 2 है, इसमें x की घात 4 है। ज्यादा कौन सी है? x की घात 4। तो ज्यादा वाली ले लो, x की घात 4। इसमें 3x - 2 है, इसमें नहीं है तो ये ज्यादा ये वाला तो ये लेना है 3x - 2। इसमें 2x + 1 है, इसमें नहीं है तो ज्यादा ये हुआ तो ये लेना है 2x + 1। Vx है उसमें ये ब्रैकेट है 1 बार और इसमें है ही नहीं तो ज्यादा तो यही हुआ ना, तो ये लेना है 6x² + 3x + 1। अब इनको गुणा कर लेना। 5 को 3 से गुणा करो 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 को 2 से गुणा करो 120। x की घात 4, 3x - 2, 2x + 1 और 6x की घात 2 + 3x + 1। ये क्या हो गया? एलसीएम हो गया। 5 को 3 से 15, 15 को 2 से 30, 30 को 2 से 60, 60 को 2 से 120। x की घात 4, 3x - 2, 2x + 1 और 6x² + 3x + 1। ये प्रश्नावली बहुपद प्रश्नावली थी जिसके बारे में हमने काफी सवाल कर लिए हैं। बाकी जो सवाल है वो नई प्रश्नावली के पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है।